हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अज्ञेय की कविता असाध्य बीड़ा के ऊपर, जो कि आपके यूजीसी नेट के यूनिट 5 के अंतर्गत पढ़ना है। असाध्य बीड़ा शीर्षक से ही पता चल रहा है कि ये एक ऐसी बीड़ा जिसको कि साधना काफ़ी मुश्किल रहा है। तो हम देखेंगे कि ये कविता के रूप में तो महत्वपूर्ण है ही, इसके अतिरिक्त जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं उनके जीवन से भी ये कविता कहीं न कहीं जुड़ी हुई है, क्योंकि हम तमाम परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और परीक्षा केंद्र में पहुंचने से पहले हमें यही मन में बार-बार चीज़ें डराती हैं कि हम इस परीक्षा को कैसे पार करेंगे, ये हमारे लिए असाध्य सा प्रतीत हो रहा है। लेकिन जब इस कविता को हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जो बीड़ा असाध्य थी, उसको कैसे साधा गया। उस मंत्र को हम अगर अपने जीवन में उतार लें, तो किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं। तो असाध्य बीड़ा को आप सभी अपने जीवन से भी जोड़कर देखिएगा। हम इस कविता के पाठ के ऊपर जाएं, उसके पहले परीक्षाओं के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उनको जरूर ध्यान में रखें। असाध्य बीड़ा, जो कि अज्ञेय द्वारा लिखित कविता है, यह उनके काव्य संकलन आंगन के पार द्वार में संकलित है। यह एक लंबी कविता है, इसमें कुल 19 पदबंध है। जैसा कि मैं बार बार आप सभी को बताता था कि अज्ञेय छोटी कविताओं के मास्टर माने जाते हैं। अज्ञेय की अगर आप कविताओं को पढ़ेंगे तो बहुत छोटी छोटी 2, 3, 4, 5 लाइन की भी कविता आपको दिख जाएगी। लेकिन जैसे जैसे उनका कवि कर्म परिपक्व और प्रौढ़ होता गया, वे लंबी कविता के तरफ भी मुड़े। उसमें से असाध्य बीड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। अज्ञेय ने इस कविता को अल्मोड़ा में सन 1961 में लिखी थी। अल्मोड़ा, जो कि उत्तराखंड में एक जगह है, वहां पर 1961 में इस कविता को लिखा। जैसा कि आप जानते हैं कि अज्ञेय अलग अलग स्थानों पर कविता लिखने के लिए जाने जाते हैं, कभी इलाहाबाद, कभी कलकत्ता, कभी अलग अलग जगहों पर। ठीक है, तो जो असाध्य बीड़ा की विषय वस्तु है वो एक चीनी जापानी लोक कथा पर आधारित है, जिसका भारतीयकरण अज्ञेय ने कर दिया है। चीनी जापानी लोक कथा में असाध्य बीड़ा का प्रसंग कब आता है? जब लुंगामेन खाल में एक विशाल कीरी वृक्ष था जिससे इस बीड़ा का निर्माण किया गया था। अनेक वादक कलाकार प्रयत्न करके हार गए, पर बीड़ा नहीं बजा सके, इसीलिए इसका नाम असाध्य बीड़ा पड़ गया। अंत में एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक घटना घटती है कि बिनकारों का राजकुमार पीवो ही इस बीड़ा को साध सका। इस बीड़ा से उसने ऐसी तान छेड़ी कि उससे तरह तरह की स्वर लहरियां फूट पड़ी। कभी उसमें से प्रेम गीत निकलते, तो कभी युद्ध का राग सुनाई पड़ता। बीड़ा बजाते समय पीवो इतना बेसुध हो गया कि यह भी न जान सका कि वाद्य यंत्र पीवो है या पीवो वाद्य यंत्र है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बीड़ा कब बजी? जब हमने अपने अहम का विलयन कर दिया। इस कविता का जो मूल थीम है, जो केंद्रीय बिंदु है, वो अहम का विलयन है, अहम को खत्म करने वाला। तो यहाँ पर बताया गया कि पीवो नाम का एक कैरेक्टर रहा है, जो कि चीनी जापानी लोक कथा में इसका जिक्र किया गया है। इसी को आगे आगे चलकर एक नया रूप देते हैं, जिसमें वो किरीट नामक वृक्ष से यह बीड़ा निर्मित हुई और इसको बनाने वाले थे वज्र कीर्ति। तो इस कविता में कथ्य भी शामिल है, एक कहानी का रूप आपको दिखाई पड़ेगा, लगेगा कि आप कोई कहानी सुन रहे हैं, लेकिन यह है कविता। तो किरीट नामक वृक्ष से यह बीड़ा बनी थी, जिसको बनाने वाले थे वज्र कीर्ति। जब कविता का पाठ करेंगे तो और अर्थ खुलेगा। अभी आप कुछ कुछ चीजें अपने दिमाग में रखिए। इस बीड़ा को राज दरबार में लाया गया और राजा इसको बजवाने का बहुत प्रयास किए। अनेक कलावंत उनके यहाँ आए और इस बीड़ा को बजाने का प्रयास किए, लेकिन वो हार गए। सबकी विद्या व्यर्थ हो गई। यह तभी बजेगी जब कोई सच्चा साधक इसे बजाएगा, इन लोगों के दिमाग में आया। अंत में इस असाध्य बीड़ा को केश कंबली प्रियंबद ने साध कर या बजाकर दिखाया। तो यहाँ पर जो इस कविता का मुख्य पात्र है केश कंबली प्रियंबद, इनका नाम प्रियंबद है, इसके पहले विशेषण लगा हुआ है केश कंबली, यानी कि ये एक तपस्वी है। तो आपके दिमाग में तपस्वी का रूप भी आना चाहिए और साथ में बीड़ा इत्यादि भी थोड़ा आपके दिमाग में होना चाहिए, जिससे कि तुरंत अर्थ आप समझ जाए। तो प्रियंबद ने इस असाध्य बीड़ा को बजाया। इस बीड़ा से निकलने वाले स्वरों को राजा, रानी और प्रजाजनों ने अलग अलग सुना। किसी के लिए उसमें ईश्वर की कृपा की स्वर लहरी निकल रही थी, तो किसी को भयमुक्त आश्वासन मिल रहा था, किसी को तिजोरी में रखे सोने की खनक
जैसी सुनाई पड़ रही थी तो किसी अन्य को नववधु की पायल की रुनझुन लग रही थी। तो जैसे जिसके मन में जो चीज चल रही थी, इस वीणा की तान उसे वैसी ही सुनाई पड़ रही थी। ठीक है, तो धीरे धीरे आपके दिमाग में असाध्य वीणा की कथा वस्तु बैठ रही होगी। इससे ये पता चलता है कि कला की विशिष्टता अलग अलग संदर्भों में अलग अलग अर्थ पा लेती है। असाध्य वीणा को वही साध पाता है जो सत्य को एवं स्वयं को शोधता है। आप देखेंगे कि परीक्षाओं में सफलता वही पाता है जो सत्य को ठीक से समझ जाता है और अपने को भी ठीक से समझ पाता है कि हम इसके लिए कितना योग्य हैं, कितना सक्षम है, कितना मेहनत कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज दुनिया में नहीं है जिसको कि साधा नहीं जा सकता है। असाध्य वीणा कविता से यही हमें आज की वीडियो लेक्चर से सीख लेनी है। तो केश कंबली प्रियंवद जो है वो परिवेश को भूलकर उसी के प्रति समर्पित हो जाता है। यह बाहर से भीतर मुड़ने की प्रक्रिया है जिसे अंतर्मुखी होना भी कहा जा सकता है। बौद्ध दर्शन में इसे तथथा कहा गया है। स्वयं को देकर इस सत्य को पाया जा सकता है। अज्ञे जी यही कहना चाहते हैं। तो ये तो असाध्य वीणा की मूल विषय वस्तु थी। उम्मीद है कि मूल विषय वस्तु से आप परिचित हो गए होंगे। अब चलते हम कविता का पाठ करते हैं और परीक्षोपयोगी पंक्तियों को देखते हैं। असाध्य वीणा, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें अहम का विलयन किया गया है। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि ये अहम क्या है, विलयन क्या है। विलयन वैसे आप देखेंगे तो विज्ञान का शब्द है कि जैसे हम पानी में चीनी मिलाते हैं तो क्या हो जाती है, वो एक दूसरे में विलीन हो जाती है। चीनी बल्कि पानी में विलीन हो जाती है और उसको मीठा बना देती है। तो यहाँ पर अहम शब्द जो है, यानी कि किसी व्यक्ति को लगता है कि वही सर्वज्ञ है, वही सारी चीजों को जानता है, वही सर्वशक्तिमान है, तो